हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में देख रहे हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनमें कौन कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स होती है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो बुक से रीडिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारे पास आते हैं इसके NCERT क्वेश्चन। ओके, तो ये चैप्टर हमारा 5th है, डेमोक्रेटिक राइट्स, और उसमें आज की वीडियो का हमारा पार्ट रहने वाला है NCERT के क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडी दे रखी है उसके बारे में। इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेटिक राइट्स की राइट्स एक तो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर कोई कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक मानती है, ये बोलती है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके पास, उसके सिटीजन के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, तो इसके बारे में हमने अपने इस चैप्टर में पढ़ा है। ओके, और हमने यहाँ पर अलग अलग कंट्री का एग्जाम्पल लेके ये भी देखा था कि किस कंट्री में कौन कौन से राइट्स वहाँ के लोगों को दिए गए हैं, जिनकी वजह से या तो वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो उन्हीं राइट्स के बारे में हमने कवर किया, और जो मेन डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं जो वो थे हमारे 5। वैसे तो डेमोक्रेटिक राइट हमारे 5 है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें जो फंडामेंटल राइट मिले हैं वो 6 है। डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं उनमें मेन 5 राइट्स को इंक्लूड करते हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ऐसे करके जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पास है। 5 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ये तो आते हैं हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स में। और इसकी सिक्योरिटी देता है हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीजन को 5 डेमोक्रेटिक राइट्स देता है, और साथ में अगर और हर पर्सन अपने राइट्स को फॉलो करने, क्योंकि हमारे पास राइट है, हमारा अधिकार है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब हमेशा। ओके, तो अगर ऐसा होता है कि इन 5 राइट्स में से हमें ये लगता है कि हम कोई राइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई अधिकार ऐसा है जो हमें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम अपना जो 6th राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमें बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि हमारे राइट्स को फॉलो करने से हमें रोका जा रहा है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनकी वजह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम अपने 6th फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज़ करके अपने राइट्स को दोबारा वापस ले सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स का 6th राइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, कि उसके बिना बाकी जो राइट्स है उनका कोई भी मतलब एक रोल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी राइट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हर एक सिटीजन इन राइट्स को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हमारे पास उन्हीं राइट से रिलेटेड कुछ NCERT क्वेश्चंस के MCQs दे रखे हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ ए फंडामेंटल राइट। तो हमें ये देखना है कि हमें इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स को इंस्टेंस नहीं करता है। फर्स्ट, वर्कर फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स। सेकेंड, Christian mission set up a change of missionary school. Third, man and woman government employee get the same salary. Fourth है, parents property is inherited by the children's। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि वो कौन सा एक काम है जहाँ पर फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं होगा, जो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है वर्कर फ्रॉम बिहार गो टू द पंजाब टू वर्क ऑन ए फार्म।
मतलब बिहार के कुछ वर्कर्स हैं और वो पंजाब गए हैं काम करने के लिए, तो ये तो हमें बिल्कुल, ये तो हमारा राइट है कि हम पूरी कंट्री में कहीं पर भी फ्रीली आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा फंडामेंटल राइट फॉलो होता है, तो ए ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड हमारे पास आता है क्रिश्चियन मिशन सेटअप चेन ऑफ मिशनरी स्कूल। जो क्रिश्चियन रिलीजन के लोग हैं वो अपने मिशनरी स्कूल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकती हैं। तो हमें राइट है कि हम अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट हमारे पास आता है मैन एंड वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट द सेम सैलरी। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर वो सरकारी किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनको सेम सैलरी दी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमारा फंडामेंटल राइट फॉलो होता है। नेक्स्ट है पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज़ इनहर्टेड बाय देयर चिल्ड्रंस। पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो उनके चिल्ड्रंस ही ले सकते हैं और कोई किसी के पास वो नहीं जा सकती। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी के जो तीन पार्ट थे हमारे, ऑप्शन ए बी सी, इसमें फंडामेंटल, इन सब में फंडामेंटल राइट फॉलो होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं होता, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि जो पेरेंट्स प्रॉपर्टी है इनहर्टेड बाय दियर चिल्ड्रंस, तो ये यहाँ पर ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी बात है जिसमें नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन, मतलब वो कौन सी फ्रीडम है जिसमें इंडियन सिटीजन को नहीं मिली हुई। ये यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और चार ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि वो कौन सी फ्रीडम है जो इंडियन सिटीजन को नहीं मिली हुई। तो आपको तो पता है हमें राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, तो राइट टू फ्रीडम में भी हमें 6 पार्ट हमने देखे थे कि वो 6 पार्ट ही हम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग आते हैं। बाकी जो अगर हम कोई इलीगल काम करेंगे तो वो तो हमारे फ्रीडम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा काम है, वो कौन सा ऑप्शन है जो फ्रीडम नहीं बताता है इंडियन सिटीजन की, कि इंडियन सिटीजन वो काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उसको नीचा दिखाना, उसके बारे में उसकी आलोचना करना, तो इस बात की फ्रीडम है। सेकंड, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन। जो आर्म्ड रिवॉल्यूशन है उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन करना। थर्ड, फ्रीडम टू स्टार्ट ए मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए मूवमेंट चलाने, ताकि अगर हम गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको हटाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए आंदोलन चलाना। डी, फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रल वैल्यू है, जो मेन वैल्यू है, उनको ख़त्म करना, उनको फॉलो नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे पास आता है, क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर कि इनमें से वो कौन सी बात है जिसकी फ्रीडम इंडिया के सिटीजन को नहीं मिली हुई। तो फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को हमने ही चुना है, और अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम करती है, कुछ सही नहीं कर रही है लोगों के साथ, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है हमारे पास। सेकंड, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन। जो आर्म्ड रेवोल्यूशन होगी, जो हमारी आर्मी फोर्स होंगी, उनमें कोई भी चेंजमेंट करना या उनके डिसीजन में पार्टिसिपेशन करना, इसका राइट, इसकी फ्रीडम इंडियन सिटीजन को नहीं होगी। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस फोर्स होगी उसके कंट्रोल में होगी, इंडिया के सिटीजन को उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी। थर्ड, फ्रीडम टू स्टार्ट ए मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट। अगर हम करंटली जो गवर्नमेंट काम कर रही है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको चेंज करने के लिए मूवमेंट भी कर सकते हैं। फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रल वैल्यू है उनको हम अपोज कर सकते हैं, उनको
लागू करवा सकते हैं। अगर उनमें कोई अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं हो रही है तो हम उनको चेंजमेंट करवाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये सब फ्रीडम हमें मिली हुई है। एक फ्रीडम हमें नहीं है कि हम जो आर्म्ड रेवोल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा कि हम अपनी डिफेंस फोर्स में इंडिया का हर एक सिटीजन, ठीक है, इंडिया के सिटीजन्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी जो डिफेंस फोर्स है उसके डिसीजन मेकिंग में वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन नहीं लेते, इसमें इंडिया का कोई भी सिटीजन कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रीडम इंडिया के सिटीजन को नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये बताना है कि जो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन को देता है। ठीक है, तो उस राइट को सिलेक्ट करना है जो हमें मिला हुआ है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। सबसे पहले राइट टू वर्क, सेकंड राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, राइट टू प्राइवेसी। तो इनमें से वो कौन सा राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली हमें देता है। तो राइट टू वर्क मतलब काम का अधिकार, कि चाहे हम कुछ करें ना करें, मतलब हम चाहते हो या नहीं चाहते हो फिर भी काम हमें मिल ही जाएगा। तो ये राइट तो हमें नहीं देता, ठीक है, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद नहीं चाहेंगे तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड कि हमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि पूरे लाइफ स्पेंड करने के लिए जितनी भी चीज़ें हमें चाहिएगी वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हमें दिया जाएगा, उसकी गारंटी दी जाएगी कि हाँ मिलेगी। हम ऐसे है कि काम कुछ नहीं कर रहे लेकिन घर पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ हमें अपने आप जो हमारी खर्चा है वो अपने आप आ जाएगा, तो ये भी नहीं देता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, कोई किसी पर्सन का कोई कल्चर है और वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में कि हर पर्सन अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको इनक्रेज कर सकता है, उसको प्रमोट भी कर सकता है। तो ये राइट हमें देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ये तो पर्टिकुलर पर्सन के ही हाथ में होता है कि अपनी प्राइवेसी वो खुद बना कर रखे। ओके, तो यहाँ पर हमें चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सी दिया हुआ है राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर की किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी उसका कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, ये राइट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बाकी के राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉल। तो यहाँ पर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और इन फंडामेंटल कुछ राइट्स दे रखे हैं और इन राइट्स के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये कौन से फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल राइट तो हमारे मेन है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। तो इनके अंडर में भी हमें अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं, तो ये राइट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये राइट्स कौन से फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, कि अपने रिलीजन को हम खुद प्रोपगेट यानी कि उसका प्रचार करना चाहते हैं। तो ये हमारा कौन से राइट के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये हमारा आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग। ये हम अपने रिलीजन को फॉलो करने और उसको प्रोपगेट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो ऑप्शन ए हमारे पास ये आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। सेकंड राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये हमारा कौन से राइट में आता है, राइट टू फ्रीडम में, क्योंकि हम फ्रीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ हमारा किस में आएगा, राइट टू फ्रीडम में। थर्ड अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जो छुआछूत है कि एक पर्सन को छूने से हम उसके जैसे हो जाएंगे, उसके जैसे खराब बन जाएंगे या उसको हमें छूने का राइट नहीं है। तो ये जो अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये ख़त्म किया गया था, जो छुआछूत ख़त्म किया गया था, ये किस राइट के अकॉर्डिंग आता है, तो ये आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग। मतलब सोसाइटी में हर पर्सन इक्वल है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो।
तो राइट टू अनटचेबिलिटी हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी में। उसके बाद बैन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर होती है उनके ऊपर बैन, तो ये हमारा आएगा राइट टू फ्रीडम, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता। जो बाउंडेड लेबर है वो हमें बाउंड नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारे पास अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं और ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और इन स्टेटमेंट के हमें स्टेटमेंट में रिलेशनशिप दी हुई है कि डेमोक्रेसी और राइट जो है वो मोर वैलिड है। तो इसके रीजन हमें बताने, 2 रीजन दिए हुए हैं और रीजन में से कौन सा रीजन हमें ज़्यादा बेटर लगता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि डेमोक्रेसी और राइट जो है वो दोनों से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ वैलिड है, तो ऐसा क्यों है? एवरी सिटीजन दैट इज़ डेमोक्रेसी गिव राइट टू इट्स सिटीजन्स, क्योंकि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो अपने सिटीजन्स को राइट्स जरूर देगी। या सेकंड प्रेफरेंस हमारे पास आती है एवरी कंट्री दैट गिव राइट्स टू इट्स सिटीजन इन ए डेमोक्रेसी। ये दूसरा हमें ये बता रखा है कि अगर कोई कंट्री अपने सिटीजन को राइट्स देती है इसलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। थर्ड, गिविंग राइट्स इज़ गुड बट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी, राइट्स अच्छी बात है देना लोगों को, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। तो इन तीनों बातों में से कौन सी बात सही है? तो सबसे पहले हमें दिया है कि अगर एक कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री मानती है तो वो अपने सिटीजन्स को राइट्स ज़रूर देगी। सेकंड, अगर एक कंट्री अपने सिटीजन्स को राइट देती है इसलिए वो डेमोक्रेटिक है, तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता। राइट्स सही है, देना सही है, लेकिन डेमोक्रेसी में देना नेसेसरी नहीं है, दे भी सकती है गवर्नमेंट या नहीं भी दे सकती। तो जो ऑप्शन बी और सी है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को मानती है तो वो अपने सिटीजन्स को राइट्स ज़रूर देगी। ये नेसेसरी या अननेसेसरी वाली कोई बात नहीं है, उसको अपनी कंट्री के सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को राइट्स देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 में दे रखा आर दीज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम जस्टिफाई, मतलब हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है और उन्हीं से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हमें दे रखी है और हमें रीजन बताना है कि ये क्यों रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है। सबसे फर्स्ट, इंडियन सिटीजन नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई इंडिया का सिटीजन बॉर्डर्स के पास जाता है, जो हमारी सीमा है कंट्री की उसके पास जाता है, तो वहाँ पर जाने के लिए उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिक्योरिटी ज़रूरी है कंट्री की। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर हमारे पास है कंट्री सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द राइट टू फ्रीडम ऑफ सिटीजन, हेंस द रिस्ट्रिक्शन इज जस्टिफाइज, क्योंकि कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट, ठीक है, इसलिए उनको वहाँ पर जाने के लिए, बॉर्डर के एरिया में, कुछ ही एरिया में जाने के लिए उनको परमिशन की ज़रूरत होती है। बी, आउटसाइडर आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आके हमारी कंट्री में रह रहे हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर आकर रह सकते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्ट होती है। तो ऐसा क्यों है? सम एरिया मे बी कल्चरली एंड इकोलॉजिकली वल्नरेबल एंड हंस आउटसाइडर आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सच एरिया, क्योंकि जो लोग हमारी कंट्री में आए हैं हमें नहीं पता कि वो कैसे, उनका कल्चर कैसा, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उनकी सोशल कल्चर सोसाइटी कैसी रही है, ठीक है, तो हमें उनके बारे में नहीं पता, इसलिए हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके जो आउटसाइडर होते हैं उनको अलाउ नहीं करते कि आप वो हमारी प्रॉपर्टी को खरीदें। C, the government ban the publication of books that can go against the ruling party in the next election। तो इसका आंसर हमारे पास रीजन आ जाएगा द रिस्ट्रिक्शन इज नॉट जस्टिफाइज बिकॉज वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो अभी प्रेजेंट में रूल कर रही है, उसके अगेंस्ट कोई भी बुक छपती है, ठीक है, उसको बैन करने के लिए, उस गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट अगर कोई भी बुक छपती है, कुछ न्यूज़ छपती है, इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है, तो वो क्या करती है कि उस न्यूज़ को प्रिंट करने से रोक सकती है। क्यों रोक सकती है? क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है
कि उसके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, ताकि लोगों के बारे में उसके जो नेगेटिव व्यू लोग उसके बारे में ना बनाएं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो ये रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में हर पर्सन को फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, मतलब अपनी जो उनकी सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, उनको एक्सप्रेस करने का पूरा राइट होता है। तो वो अपनी बातों को बता सकते हैं। तो इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन जो है वो सही नहीं है। उसके बाद हमारे पास केस स्टडी आती है। केस स्टडी में हमारे पास दो केस स्टडी है यहाँ पर, जो हमने पहले की थी। तो एक केस स्टडी में हमें ये बता रखा है जो 7th कि एक पर्सन है मनोज, और वो एमबीए करना चाहता है, और उसके एडमिशन के लिए वो कॉलेज में अप्लाई करता है। कॉलेज के जो क्लर्क होते हैं वो उससे पूछते हैं, वो एप्लीकेशन को देखते हैं, जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो उसमें देखते हैं और बोलते हैं कि आप एक स्वीपर, मतलब एक सफाई कर्मचारी के बेटे हो, और आप एक मैनेजर बनना चाहते हो। ठीक है, मतलब वो एमबीए करना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, लेकिन जो क्लर्क है वो इससे ये पूछता है कि आप एक सफाई कर्मचारी के बेटे हो, एक स्वीपर के बेटे हो, और आप एक मैनेजर बनना चाहते हो। वो बोलते हैं कि क्या पहले कभी आपकी कम्युनिटी में किसी ने ये जॉब की है? आप यहाँ से जाए, जो म्यूनसिपलिटी ऑफिस है वहाँ पर जाए, और एक स्वीपर की पोजीशन, मतलब आप एक स्वीपर की पोजीशन ही काम कर सकते हैं। तो इस टाइप का इंसिडेंट वहाँ पर हुआ। तो हमें ये बताना है कि मनोज जो है उसका कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पर वोलेट हुआ है। तो यहाँ पर उसका जो फंडामेंटल राइट वोलेट हुआ है वो है राइट टू इक्वालिटी। मतलब कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पर किसी भी पर्सन के साथ उनकी कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड या सोशल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जो मनोज है वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे मैनेजर बनना चाहे या बैंक मैनेजर बनना चाहे, या वो उसके अकॉर्डिंग, वो खुद के ऊपर डिपेंड है कि वो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है फ्रीली। ठीक है, उसको एजुकेशनल राइट है, वो अपनी एजुकेशन को खुद सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर उसका जो राइट टू इक्वालिटी है कि हर पर्सन के साथ इक्वल बिहेव होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई गरीब है तो उसके साथ अलग बिहेव हो रहा है, और अमीर है तो उसके साथ अच्छा बिहेव हो रहा है। तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो यहाँ पर उसका जो राइट टू इक्वालिटी है वो वोलेट हुआ है। दूसरा, राइट टू फ्रीडम भी वोलेट हुआ है। कैसे? क्योंकि वो फ्री है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी जॉब कर सकता है, और कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। कंट्री के हर सिटीजन को इक्वल चांस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उसके चांस, मतलब उसको चांस देना चाहिए था, उसके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए था। वो फ्री है अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब सिलेक्ट करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। दीज 2 पॉइंट शुड बी पॉइंटेड आउट। तो इस टाइप जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करता है। उसके बाद जो हमारे पास 8th क्वेश्चन है, उसमें एक केस स्टडी ये दे रखी है कि जो मधुरिमा है वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस जाती है। तो रजिस्ट्रार उसको बोलते हैं कि अपना नाम, उनका नाम पूछते हैं, मधुरिमा बनर्जी, डॉटर ऑफ AK बनर्जी। यू आर मैरिड, उनकी शादी हो चुकी है, और उनके हस्बैंड जो है उनका सरनेम है राव, लेकिन मधुरिमा का सरनेम है बनर्जी, और वो बनर्जी ही रखना चाहती हैं। तो रजिस्ट्रार उनसे बोलते हैं कि आप अपने सरनेम को चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, और आपके साथ आपके फादर का नहीं बल्कि आपके हस्बैंड का सरनेम चलेगा। आप यहाँ पर अपना नेम चेंज करके मधुरिमा राव कर सकते हो। लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं होती, और बोलती है कि नहीं, मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा राइट जो है वो डिस्प्यूट में है, और जो रजिस्ट्रार ने उनको बोला है क्या वो सही बात है, तो इसके बारे में हमें बताना है। देयर इज़ नो लॉज विच स्टेट दैट ए वुमेन कैन ओन प्रॉपर्टी इन हर मैरिड नेम ओनली। कोई भी लॉज ऐसे नहीं बने हैं आज तक जो ये बताए कि वुमेन अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैरिड नेम, मतलब अपने हस्बैंड के सरनेम के साथ ही खरीद सकती है। उसी के साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैन और वुमेन इक्वल है। मधुरिमा अगर चाहती है कि वो अपना नेम चेंज नहीं करती, सरनेम चेंज नहीं करना चाहती, तो उसके पास राइट है कि वो ऐसा कर सकती है। रजिस्ट्रार उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता। तो ये थी हमारे पास केस स्टडी और क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड।
तो आई होप जो क्वेश्चन हमने अपनी इस वीडियो में कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और साथ में आपने अपने इस नोटबुक को, ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है डेमोक्रेटिक राइट्स का, तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है राइट्स की। और ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल गए हैं। ये क्वेश्चन आपको समझने हैं, इनको लिखना नहीं है नोटबुक में। जो राइटिंग का काम था वो आपका अलग से होगा, इसको समझना है, केस स्टडी आपकी हो चुकी है। ओके, थैंक यू।